देखिए, भारत और अफ्रीका का जो संबंध की हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर जब आप भारत और अफ्रीका को पढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज आती है अफ्रीका। अफ्रीका अपने आप में एक महाद्वीप है और बहुत बड़ा महाद्वीप है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे विश्व का दूसरा सबसे बड़े महाद्वीप के रूप में हम उसे देखते हैं। और सिर्फ महाद्वीप के लिहाज से ही नहीं बल्कि एक महाद्वीप में जनसंख्या के लिहाज से भी आप अफ्रीका को पाते हैं कि काफी बड़ी जनसंख्या है, जिसमें काफी सारी विविधताएं हैं। विविधताएं अगर हम देखें अफ्रीका को, जब आप भूगोल में पढ़ते हैं तो वहां पे जो भौगोलिक जो विशेषता है, जो उनकी प्रजातिगत और जातिगत जो विभिन्नताएं, एथनिक जो वर्सिटैलिटी है, डाइवर्सिटी है जो एनवायरनमेंट को लेकर, साथ ही वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है, काफी सारी चीजों को लेकर अफ्रीका अपने आप में एक वैश्विक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से क्या जितना महत्वपूर्ण अफ्रीका को अन्य पक्षों से हम पाते हैं, क्या अफ्रीका उतने ही स्तर पर आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी क्या अफ्रीका उतना ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्या वो ऐसा है? तो अगर हम बात करें तो अफ्रीका अपने आप में अगर हम देखें तो 54 देशों का एक बहुत बड़ा समूह है। 54 देश यदि 54 नेशन यदि एक साथ एकजुट होकर वो किसी भी एक पक्ष में वोट कर दें तो वहां पर कोई भी बिल को पास कराना किसी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में आसानी से हो सकता है। तो अपने आप में यदि ये सभी देश एक साथ वहां पर हों तो ये काफी बड़ी एक शक्ति के रूप में काम करते हैं। दूसरी चीज, लेकिन आर्थिक स्थिति अगर हम देखें, अफ्रीका के जो ज्यादातर देश हैं वो काफी गरीब हैं या निरक्षरता है, चीजें बहुत बेहतर नहीं है, राष्ट्रीय आय बहुत अच्छी नहीं है, प्राकृतिक कह सकते हैं आर्थिक तौर पे जो संसाधन है वो बहुत ज्यादा दोहन नहीं किया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि की भी काफी सारी कमी वहां पर देखने को मिलती है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो अफ्रीका ना ही एक समूह के रूप में और ना ही पर्टिकुलर कोई एक देश के रूप में वहां बहुत ही मजबूत देश वहां पर हमें दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं रणनीतिक दृष्टिकोण से, क्या रणनीतिक दृष्टिकोण से अफ्रीका की क्या इंपॉर्टेंस है। यदि हम अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति को अगर आप देखते हैं तो भौगोलिक अगर स्थिति आप देखें तो एक तरफ यहाँ पर जो अफ्रीका है, दूसरी तरफ यहाँ पर आपको अफ्रीका एशिया का नेशन है, और दूसरी साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। तो अगर हम बात करें तो अफ्रीका एक ऐसी स्थिति में है जहां पर वो ईस्ट और वेस्ट इनके लिए यहां पर एक जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात यहां पर पूर्व और पश्चिम को जोड़ने के लिए यहां पर अफ्रीका एक साधन के रूप में हमें दिखाई देता है। एक जो भौगोलिक स्थिति है अफ्रीका की, वो पूर्व पश्चिम के लिए वहां पर एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता हुआ दिखाई देता है। तो भौगोलिक दृष्टि रणनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो हाँ, अफ्रीका की अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और साथ ही साथ हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से बात करें तो भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस वहां पर दिखाई देती है। बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से एक रणनीतिक स्थिति अच्छी है, लेकिन आर्थिक तौर पर अफ्रीका जो होता है बहुत संपन्न नहीं है। लेकिन भौगोलिक तौर पर उसके पास प्राकृतिक संसाधन अच्छे खासे हैं जिसका वो दोहन नहीं कर पाया है। अब बात आती है, जब आप अफ्रीका को समझ लेते हैं कि हाँ इसमें क्या विविधता है, इंपॉर्टेंस कैसी है, आर्थिक दृष्टिकोण कैसा है, रणनीतिक तौर पर ये कितना इंपॉर्टेंस है, तब समझ में आता है कि हम अफ्रीका के साथ जो संबंध देखने जा रहे हैं भारत के तौर पर, वहां पर भारत की इस अफ्रीका देश के बारे में फिर रणनीति कैसी है, भारतीय विदेश नीति यहाँ पर अफ्रीका को लेकर कैसी है। तो भारत की अगर हम विदेश नीति को स्वतंत्रता के पश्चात से यदि हम उसका अवलोकन करने जाते हैं तो भारत की जो विदेश नीति रही है वो कहीं ना कहीं नेहरू के द्वारा वहां पर प्रारंभ की जाती है, जिसमें वो नैम कह सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ करते हैं और अफ्रीका के काफी सारे देश वहां पर उसके साथ आते हैं। आगे चलकर भारत की जो विदेश नीति रही है उसमें एक पॉलिसी निकल कर आती है जिसको वो कहते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग। दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब होता है कि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थिति है जो जिन देशों की, उनको वहां पर साथ में लेकर एक सहयोग स्थापित किया जाए। अगर हम देखें तो आपका जो भारत है उसकी जो स्थिति है वो उत्तरी दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में पड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका जो हिस्सा है दक्षिण भारत में हिंद महासागर दक्षिण पूर्वी एशिया की बात हम करते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं तो वहां पर भारत की स्थिति दिखाई देती है। अफ्रीका की भी बात करें तो वो भी आपको दक्षिण में दिखाई देता है, और इसी तरीके से दक्षिण में आपका दक्षिण अमेरिका पड़ता है। तो यहाँ पर इन तीनों ही जो दक्षिण 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 सहयोग की स्थिति की बात की जाती है, जिसके माध्यम से व्यापारिक आर्थिक स्थितियों को और रणनीतिक तौर पर एक दूसरे के साथ बेहतर संबंधों को वहां पर प्रगाढ़ करने की भारत की रणनीति रही, जिसमें अफ्रीका एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंस है। कारण क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरी पॉलिसी जो भारत ने यहाँ पर अपना रखी है अफ्रीका में है सॉफ्ट पावर पॉलिसी। सॉफ्ट पावर पॉलिसी के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा अफ्रीका में अवसंरचनात्मक कार्यों को प्रधानता दी गई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना,
और साथ ही साथ वहां पर विद्यार्थियों को जो होता है वहां पर आपको छात्रवृत्ति, वीजा इत्यादि के माध्यम से उन्हें भारत में पढ़ने के अवसरों को भी, इसके अतिरिक्त वहां के लोगों को इंग्लिश स्पोकन है, अन्य चीजों को वहां पर सिखाते हैं, कौशल निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें वहां पर भारत के संदर्भ में देखने को मिलती है कि भारत की जो रणनीति रही है अफ्रीका के संबंध में एक सॉफ्ट पावर पॉलिसी के तहत यहाँ पर बात करती हुई दिखाई देती है। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के साथ साथ सॉफ्ट पावर पॉलिसी को वहां पर निभाते हैं। लेकिन ये दोनों ही जो चीजें वो लेकर काम कर रहे हैं वो निर्भर किस पर करती है, गांधी और मंडेला के जो सिद्धांत है। बेसिकली मंडेला के जो सिद्धांत हैं वो गांधी से ही वहां पर प्रेरित हैं। और दूसरी चीज जो अफ्रीका में एक स्थिति थी, रंग भेद की स्थिति है, जो वहां पर नस्लवाद को लेकर है, साथ ही वहां पर एक कहते हैं विभेदक स्थितियां रही हैं। दोनों ही अगर हम देशों की बात करें तो काफी समानता है, भारत और अफ्रीका के जो देश हैं वहां पर काफी सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। दोनों ही एक समय पर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से ग्रसित रहे हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद रहे हैं काफी समय तक, और अन्य अफ्रीका में कई सारे अन्य देशों के भी वहां पर उपनिवेशवाद रहे हैं। इसके अतिरिक्त जातीय और नस्लीय हिंसा वहां पर बहुत ज्यादा रही है। तो उन सारी चीजों को भी देखते हुए गांधी के और मंडेला के जो सिद्धांत है उन विचारों पर दोनों के वैश्विक संबंध वहां पर विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। तो एक तो ये समझ में आता है कि भारत की जो रणनीति रही है अफ्रीका को लेकर, भारत इसकी इंपॉर्टेंस समझता है और अपनी इंपॉर्टेंस समझने के कारण ही वहां पर अपनी जो पॉलिसी उसने निभाई है, विदेश नीति के तहत जो अफ्रीका को इंपॉर्टेंस दी है, वहां पर अलग अलग स्तरों पर वहां पर उनके साथ बेहतर संबंधों को स्थापित करने की कोशिश की है। और इन्हीं संबंधों के कुछ अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं, और ये सकारात्मक पक्ष बहुत बड़े स्तर पर हैं। इनको कई आप अलग अलग स्तरों पर देख सकते हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो प्राकृतिक संसाधन के तौर पर, जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन जो अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधन है वो कई अलग अलग चीजों को लेकर है। वो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं दुर्लभ मृदाओं के खनिजों के रूप में भी हैं। इसके अलावा प्राकृतिक गैस और साथ ही साथ क्रूड ऑयल के भी वहां पर भंडार पाए गए हैं। इसके इन सारी चीजों को बस उनके पास दोहन करने की क्षमता नहीं है, भारत के पास तकनीकी है, क्षमता है, और वो उन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन करके अफ्रीका के लोगों को भी भला कर सकते हैं, और भारत वहां पर एक साथ वहां अपने आर्थिक व्यापारिक स्थितियों को भी सुदृढ़ कर सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो भारत के लिए एक सकारात्मक पक्ष है, भारत के अफ्रीका के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए। दूसरा है भारत अपनी ऊर्जा जो निर्भरता है, हमने पिछले टॉपिक पश्चिम एशिया के बारे में पढ़ा कि वहां पर भारत को अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करना है पश्चिम एशिया पर, और उसके लिए अफ्रीका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अफ्रीका के पास भी, उनके कुछ देशों के पास अच्छी खासी मात्रा में वहां पर आपके क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं, जिसमें लीबिया जैसे देश आप देख सकते हैं, नाइजर है, नाइजीरिया है, यहाँ पर अच्छे खासे आपको तेल के भंडार देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर, भारत को वहां पर जब वोटिंग, अगर मान लीजिए चाइना वहां पर अपना विरोध कम कर देता है और वो इसके लिए तैयार होता है, और कभी वहां पर चीजें डेवलप होती हैं कि हाँ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिलनी हो और वोटिंग का वहां पे समय आएगा, तो अफ्रीका के 54 जो देश हैं वो एक पक्ष में वोट करके भारत के लिए राह को आसान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्री व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देकर, क्योंकि भारत जो होता है अफ्रीका के साथ जो संबंध वो समुद्री व्यापारिक माध्यम से कर सकता है। व्यापार समुद्र के माध्यम से करने से आर्थिक जो कहते हैं परिचालन की जो लागत है वो कम आएगी, और दूसरे अन्य देशों के वहां पर जो कह सकते हैं कि विरोध, या कह सकते हैं वहां पर समुद्री लुटे कह सकते हैं कि जो गतिरोध होगा वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अतिरिक्त भारत जो होता है अफ्रीका को एक बड़े बाजार के रूप में भी देखता है। जब भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीज को डेवलप करेगा, भारत एक मैन्युफैक्चरिंग देश के रूप में डेवलप होना चाहता है, तो वहां पे जो उत्पाद निर्मित होंगे वो अफ्रीका जैसे देशों को बड़े स्तर पर 54 जो देश हैं उनको वहां पर निर्यात कर सकता है, क्योंकि एक सेकंड पॉपुलेशन, एक बड़ी जनसंख्या भी है वहां पर, तो एक बड़ा बाजार भी भारत वहां पर देखता है अफ्रीका को। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों की एकजुटता का जो मुद्दा आता है, विश्व व्यापार संगठन में विकसित और विकासशील देश दोनों के मध्य लगातार कई सारे मुद्दों को लेकर विवाद की स्थिति बनी रही है, और इस स्थिति में जहां पर विकसित और विकासशील देश का मुद्दा आता है, भारत और अफ्रीका जो जो देश हैं वो आपस में विकासशील देश हैं, वो एकजुट होकर विकसित देशों के खिलाफ वहां पर खड़े हो सकते हैं, और वहां पर होने वाली जो नुकसान है उससे भी वो बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी भारत और अफ्रीका साथ में मिलकर कई सारे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक महती भूमिका निभा सकते हैं, जिसमें आतंकवाद को कमजोर करना हो और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को वहां पर किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे नई चीजों को लागू करना है, चाहे वो पेरिस समझौता या अन्य चीजों को लेकर वहां पर साझा सहयोग स्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, वहां पर उसी अनुपात में हमें लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना होगा।
जैसा कि कहा गया कि भारत एक अफ्रीका एक बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अच्छी खासी लैंड है, तो वहां पर लेकिन वो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा उर्वरता अर्थात बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं करते, कल्टीवेशन बहुत अच्छा नहीं है। तो भारत वहां पर उनके साथ सहयोग करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है और लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सकता है। इसके अतिरिक्त सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके भारत अफ्रीका के विकास में एक महती भूमिका भी निभा सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत के लिए अफ्रीका में कई सारे सकारात्मक मुद्दे हैं, जो न सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आपको बात करें कि प्राकृतिक संसाधन व्यापार के दृष्टिकोण से, बल्कि रणनीतिक और प्राकृतिक और साथ ही साथ बाजार के रूप में भी अफ्रीका भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाई देता है। तो सकारात्मक पक्षों की बात करें तो यहाँ पर भारत के अपने अफ्रीका में काफी सारी चीजें हैं जो बेहतर दिखाई देती हैं, लेकिन कहते हैं हर एक चीज की अच्छी, अगर अच्छे भी बिंदु हैं, यदि सकारात्मक पहलू हैं तो उसके नकारात्मक पहलू भी दिखाई देते हैं। अफ्रीका में भारत के लिए कई सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं जो नकारात्मक पक्ष भी दिखाते हैं। अफ्रीका में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो समस्या है राजनीतिक तौर पर अस्थिरता का होना। राजनीतिक तौर पर कई सारे देशों में अरब स्प्रिंग की जो प्रॉब्लम आई थी उसका भी विस्तार देखने को मिला। इसके अतिरिक्त अफ्रीका में लगातार कई सारी चीजें डेवलपमेंट जो होती हैं आतंकवाद के कारण, गृह युद्ध की स्थितियों के कारण, हिंसा के कारण राजनीतिक तौर पर अस्थिरता वहां पर बड़े स्तर पर देखने को मिली है। गृह युद्ध की स्थिति आप देख सकते हैं, सोमालिया जैसे जो देश हैं वहां पर आपका, इसके अतिरिक्त लीबिया जैसे देश हैं वहां पर ये सारी चीजें बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलती हैं। सूडान है वहां पर आप देख सकते हैं बोको हरम जैसे जो आतंकवादी संगठन है उनके द्वारा वहां पर इन आतंकवादी संगठनों की लगातार उपस्थिति वहां पर बढ़ी हुई दिखाई, चाहे वो अलकायदा हो, बोको हरम हो या अन्य वहां के क्षेत्रीय जो स्थानीय आपके आतंकवादी संगठन, उनका बहुत तेजी से वहां पर विकास हुआ है जो भारत के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। भारत की जो कह सकते हैं कि बुनियादी वहां पर अवसंरचनाएं हैं या फिर भारत अपने आप को वहां पर स्थापित करने की जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध, हिंसा और आतंकवादी संगठनों के कारण उसके लिए एक समस्या उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जो व्यापारिक स्थितियां हैं उसके लिए सबसे बड़ी समस्या समुद्री लुटेरों के द्वारा अपहरण। कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि भारतीय जहाज को जो होता है वहां पर कुछ समुद्री लुटेरे जो सोमालिया जो का जो क्षेत्र आता है वहां पर ये बहुत ज्यादा घटनाएं होती हैं जो कि अपहरित कर लिए जाते हैं, उनके सामान को या फिर खाद्य सुरक्षा को लेकर तेल हो गया या फिर कोई अनाज का साधन हो गया या फिर भारतीय नाविकों को हो गया या फिर नौसेना के लोग हो गए, तो उनको अपहरित कर लिया जाता है। अपहरण की घटनाएं वहां पर बहुत बड़े स्तर होती हैं जिसके कारण व्यापार करना अपने आप में अफ्रीका के साथ वहां पर एक समस्या बनी हुई दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त यदि हम अफ्रीकी छात्रों को वहां पर वीजा इत्यादि देकर या फिर छात्रवृत्ति वहां पर प्रोवाइड कराते हैं, अफ्रीकी छात्र भारत आते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ स्थितियां ये भी देखी गई हैं कि मादक द्रव्यों की तस्करी भी इसके कारण बढ़ी हुई दिखाई देती है, जो कि दोनों ही देशों के कह सकते हैं अफ्रीका और भारत के जो संबंध है उसको वहां पर अच्छे तौर पर नहीं देखा जाता है। इसके अतिरिक्त एक चीज और भारत के लिए वहां पे समस्या ये है कि चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव। चीन ने अफ्रीका में भारत की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा वहां पर निवेश किया हुआ है। उसके अवसर भारत और चीन के जो कार्य हैं वो भारत से कहीं ज्यादा बड़े हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाएं वहां पर उन्होंने कर रखी, कई सारे अफ्रीकी देशों को बड़े बड़े ऋण दे रखे हैं और वहां पर उसने काफी सारी जमीन को भी वहां पर कई अलग अलग देशों में प्रोजेक्ट के तौर पर वहां पर अपने पास रखा। तो चीन कहीं ना कहीं भारत से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है और ये भी भारत के लिए कहीं ना कहीं समस्याप्रद स्थिति उत्पन्न करेगा। इसके अतिरिक्त यदि भारत वहां पे काम भी करना चाहे कि वहां के लोगों के लिए विकास के लिए, तो वहां पर कुछ या फिर किसी प्रकार तकनीकी तौर पर विकसित करना चाहे, कुछ जानकारी करना है, अवसंरचना विकास भी करना चाहे, तो वहां पर लोगों की निरक्षरता और गरीबी वहां पर एक बड़ी समस्या उसके अंतर्गत दिखाई देती है जो उनके विकास में एक बड़ी रोड़ा अटकाती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इसके अतिरिक्त में कुछ और भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपका नस्लवाद हो गया, आपको इसमें आप डाल सकते हैं जो नस्लवाद की समस्या है वो भी यहाँ पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नस्लवाद हो गई। इसके अतिरिक्त आपको जो रंग है, रंग के आधार पर भेदभाव है, ये भी सारी चीजें आप वहां पर डाल सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन भविष्य के तौर पर हम आगे इन फ्यूचर, ठीक है समस्याएं हर जगह होती हैं, लेकिन इन समस्याओं से आप पीछे नहीं हटेंगे। आप इनके साथ आगे कैसे इसे देखते हैं, क्या भारत अफ्रीका के साथ जो सकारात्मक पक्षों को देखता है उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर आगे बढ़ सकते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले यहाँ पर भारत और अफ्रीका के जो देश हैं वो आपस में एक बेहतर संबंधों की नींव को विकसित करने के लिए उन्होंने एक मंच बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन।
और इसमें जो लास्ट जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी सबसे बड़ी जो प्रासंगिकता रही, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव रहा कि यहाँ पर इस सम्मेलन में अफ्रीका के सभी 54 देश उपस्थित थे, जो अपने आप में भारत के इंपॉर्टेंस को अफ्रीका में दिखाते हैं कि सभी देश एकजुट होकर वो भारत के नेतृत्व को और भारत के साथ वहां पर विकास को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं बजाय चीन के। चीन ने भी इसी तरह का एक मंच बना रखा है जिसमें अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को विकसित कर रहा है, लेकिन उसमें समस्या यह है कि यहाँ के जो 54 देश हैं वो सब के सब चीन के साथ और चीन के पक्ष में खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं, और ये भारत का एक बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरे अलावा नैम अर्थात तो जो आपका गुट निरपेक्ष संगठन है उसके माध्यम से भी द्वितीय इधर उधर क्या किसी अमेरिका या रूस के पक्ष में जाने के बजाय वो आपस में मिलकर विकासशील देशों के संगठन के तौर पर एक दूसरे का साथ देकर कई सारे मुद्दों को सुलझा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज और है, जैसे कि हम ये हमेशा बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की बात करते हैं, अगर हम एक चीज देखते हैं कि सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता है उसमें अफ्रीका के एक भी देश नहीं है, जबकि वहां पर अपने आप में अफ्रीका एक महाद्वीप है और उसके 54 देश हैं। तो वहां पर भारत भी इनको अपने पक्ष में करने के लिए यहाँ पर ये भी कह सकता है कि अफ्रीका से भी कम से कम एक सदस्य या दो सदस्य जो हैं वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर बन सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो वहां पर एक दूसरे के विश्वास बहाली बेहतर होगी, वो एक दूसरे के ज्यादा निकट आएंगे, और जो अगर संबंध अच्छे होंगे तो चीजें और भी बेहतर हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त भारत कुछ चीजों का फायदा उठाकर या कुछ चीजों के माध्यम सहयोग करके जिसमें वो बेहतर है, अफ्रीकी देश के लोगों के साथ और साथ ही साथ चाइना को काउंटर करने के लिए एक बड़ा माध्यम हो सकता है, और वो क्या है, अपनी तकनीकी विज्ञान और सेवा क्षेत्र का अफ्रीका में विस्तार करना। सेवा क्षेत्र यानी कि शिक्षा है, बैंकिंग है, पढ़ाई है, एजुकेशन है, और इन सारी चीजों के माध्यम से अफ्रीकी लोगों के साथ जुड़ाव उत्पन्न करना, सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना, और ये जो होगी ये आप सॉफ्ट पावर पॉलिसी के अंतर्गत इसका विस्तार कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो यहाँ पर अफ्रीकी लोगों के मध्य आपकी प्रासंगिकता बढ़ेगी, एक विश्वास बहाली होगी, और इससे चीन को वहां पर संतुलित करने में भारत को भी मदद मिलेगी, जो कि बहुत जरूरी है वर्तमान समय में। इसके अतिरिक्त भारत की एक बड़ी समस्या रही है कि भारत ने आज तक अफ्रीका के सभी देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं, अर्थात हर अफ्रीकी देश में जो वहां पर दूतावास है वहां पर भारत का नहीं है। तो यहाँ पर भारत को ये जो कमी रह गई है इसको भी यहाँ पर दूर करना चाहिए, और भविष्य में भारत को सभी देशों के साथ, अफ्रीका के सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों को वहां पर विकसित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भारत के जो संबंध हैं अफ्रीका के साथ वो बहुपक्षीय स्तर पर विकसित करना चाहिए। कहने का मतलब कि यहाँ पर सिर्फ ना आर्थिक तौर पर ही मत काम करें, बल्कि आप आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, रणनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, विज्ञान, तकनीकी अन्य आधारों पर भी अफ्रीका के साथ एक बेहतर संबंधों को विकसित करने की कोशिश करें। जब आप बहुपक्षीय संबंध स्थापित करते हैं तो वहाँ जुड़ाव के कई सारे अवसर उत्पन्न होते हैं और दोनों ही देश सहयोग के नए आयाम और नए क्षेत्रों को खोजते हैं। कुछ फायदा वहाँ अफ्रीका को भी ना होना चाहिए और भारत को भी होना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा यहाँ पर आपने विश्वास दिलाया और वहां के लोगों का विकास उसका, तो वो भारत के पक्ष में सबसे बड़ा वहां पर लाभ दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि भारत अफ्रीका के संबंधों में भारत अफ्रीका कैसा एक महाद्वीप के रूप में, भारत की अपनी विदेश नीति क्या है, इसके सकारात्मक नकारात्मक पक्ष क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पर भविष्य की ओर हम यहाँ पर अफ्रीका को कैसे देख सकते हैं। जब भी इस तरह के टॉपिक्स आते हैं तो वहां पर इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये चीजें आपके इंपॉर्टेंस हो सकती हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो वहां पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है,